मैं मनोज सैनी हूँ। धरोहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ऐसे स्थान पर हम लोग पहुंच जाते हैं जो भोपाल से काफी दूर है, लेकिन विंध्याचल की पहाड़ियों की तरफ जब बढ़ते हैं तो लगता है कि इन विंध्याचल की पहाड़ियों में क्या नहीं छिपा। कहा यह जाता है कि इन्हीं विंध्याचल की पहाड़ियों में मौजूद है सारू मारू की गुफाएं, जिनका जिक्र अशोक से होता है। बौद्ध भिक्षु भी यहाँ आकर रुके। आखिर कहाँ है वो सारू मारू की गुफाएं और कितने भीतर जंगल में जाना पड़ेगा? तो चलिए यात्रा कीजिए आज मेरे साथ धरोहर में सारू मारू की गुफाओं की। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी धरोहर विंध्याचल की पहाड़ियां, जो अपने हरे भरे पेड़ों वन्य जीवों के कारण अलग पहचान रखती हैं। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों में समाया है बौद्ध कालीन इतिहास। और इस बार हम इसी को समझने भोपाल से निकल पड़े देलाबाड़ी के रास्ते पर। सलकनपुर पहुंचते ही पानगुराड़िया की तरफ बढ़ते हैं तो जंगल में आती है सारू मारू की गुफाएं। यहाँ पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। हम भी पैदल निकल पड़ते हैं और सामने आ जाता है वो स्थान जिसकी तलाश हमें थी। सारू मारू का जिक्र किताबों में तो है, इतिहास में भी है, लेकिन सारू मारू के बारे में कम लोग जानते हैं। और जब इस पहाड़ी यानी विंध्याचल की पहाड़ी की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो समझ आता है कि करीब 40 किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ है। यहाँ कई ऐसे शैलाश्रय जिसे कहा जाता है वो मौजूद है। कुछ हम देखेंगे, कहा यह जाता है कुछ देखने को भी नहीं मिलते, लेकिन भिक्षुओं के एक तरह से कहा जाए तो ये वो स्थल रहे हैं जहाँ आकर वो अपना ध्यान करते थे। आखिर क्या है इन शैलाश्रय में? तो चलिए मेरे साथ पहाड़ियों की तरफ। ये दुर्गम है थोड़ा सा, इस बार की धरोहर थोड़ी अलग है, पर इस धरोहर में आपको वो सब मिलने वाला है जिसे हम धरोहर कहते हैं, हमारी विरासत कहते हैं। चलिए, ये पहाड़ी थोड़ी दुर्गम है, आपको पैदल चलना पड़ेगा। और पैदल चलने के साथ ही ऐसी पहाड़ियों पर, चूंकि अब वक्त जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत यहाँ हरियाली होती है, लेकिन अब धीरे धीरे कर कर पतझड़ हो रहा है तो पहाड़ियाँ पतझड़ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पत्थर ही पत्थर है और थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे जो स्तूप यहाँ बने हुए हैं उन तक। हमें पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई थी। सूर्य अपने पूरे शबाब पर था और इसी की चमक में दिखाई पड़ रहे थे कुछ स्तूप। पानगुराड़िया गांव से जैसे ही ऊपर की तरफ हम आते हैं तो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसे सारू मारू कहा जाता है। सारू मारू में कहते हैं कि कई ऐसे बौद्ध स्तूप है। सांची का जिक्र आपने सुना होगा। सांची के बारे में कहा जाता है कि सांची से 120 किलोमीटर की दूरी है सारू मारू की। और सारू मारू को यदि उज्जैन से लेकर, ऐसा कहते हैं कि उज्जैन से लेकर सांची तक, और इस बीच में सारू मारू भी एक स्थान रहा है। ये वही स्थान है सारू मारू जहाँ पर कई स्तूप बने हुए। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो देखकर दंग रह जाता हूँ कि आखिर ऐसे कितने स्थान हैं। कुछ तो हम जानते हैं, सांची है, बाकी बिहार के बारे में बोध गया और तमाम तरह की चीज़ें अशोक के बारे में पढ़ा है, लेकिन सारू मारू को कम जानते हैं। और क्या है सारू मारू में, तो देखिए मैं दिखाता हूँ। आखिर हम उस पहाड़ी पर पहुंच गए जिसका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहा जाता है गौतम बुद्ध के शिष्य महामोदरायन और सारीपुत्र के समय यहाँ स्तूप और गुफाएं हैं। सारू मारू के बारे में ये कहा जाता है कि 25 से ज़्यादा स्तूप यहाँ मौजूद है। कुछ स्तूप ऐसे हैं जो दिखते हैं, जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देखिए एक सबसे बड़ा स्तूप है। हालांकि उस तरह का स्तूप नहीं है जैसा आप सांची में देखते हैं, लेकिन सांची के रास्ते अशोक भी यहाँ पहुँचे थे। और ये देखिए आप, ये पूरा एक सबसे बड़ा स्तूप है यहाँ का। और एक नहीं, करीब 25 स्तूप यहाँ पाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि इन स्तूपों में जब यहाँ बौद्ध भिक्षु आए, अलग अलग समय में आध्यात्मिक केंद्र भी इसको कहा जा सकता है, लोगों का आना जाना। आपको स्तूप होने के सबूत यहाँ दिखते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ लाइन से आप देख सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कभी कभी कि वो दौर
जब अशोक यहाँ पहुँचे होंगे या उनके बेटे महेंद्र के आने की चर्चा भी यहाँ होती है, तो कैसा रहा होगा वो दौर? जंगल रहे होंगे, उज्जैन से लेकर विदिशा, तो बौद्ध के बारे में कहा ही जाता है, सांची के नज़दीक सांची है और कहते हैं कि विदिशा तो खुद अशोक आकर रुके हैं। और ऐसा ही इस स्तूप के बारे में भी कहा जाता है कि अशोक भी रुके, उनके पुत्र महेंद्र हुए हैं, उनका भी। ऊपर पहुंचने पर नीचे की तरफ ये स्तूप और अलग दिखते हैं। दावा किया जाता है सबसे पहले एक ही स्तूप यहाँ बनाया गया था। बौद्धों के स्तूप के बारे में जो कहा जाता है, करीब 84,000 स्तूप है। जो 84,000 स्तूप है उसमें एक स्तूप सबसे बड़ा ये भी है, इसका जिक्र भी उसमें है। यानी ये तो वो स्तूप है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सारू मारू में भी सबसे बड़ा स्तूप बना था, जिसके अंश नहीं बल्कि पूरा स्तूप यहाँ दिखाई देता है। लेकिन और भी स्तूप है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वो स्तूप है जो छोटे छोटे स्तूप है, लेकिन सबसे बड़ा स्तूप यही है जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा। ये बड़े स्तूप के बारे में क्या कहते हैं? ये बड़े स्तूप का तो ये बताते हैं, सारू मारू की अस्थियाँ को बताते हैं इसमें। हाँ, अस्थियाँ है। हाँ, अब हो थी, ये कह रहे थे आर्कुल से बड़े स्तूप के नाम से ही अशोक के समय का बना हुआ है। जो सारू मारू की अस्थियाँ रखी गई है, ये अब ये महेंद्र संघमित्रा जब का बना हुआ है ये। हाँ, ये उस मतलब अशोक के 84 जो स्तूप का निर्माण हुआ है, उनमें यहाँ भी एक स्तूप की गणना होती है। अब एक स्तूप ये है कि ये अपन भी नहीं बता सकते। अच्छा, हाँ, ये अभी भी अबूझ पहेली बनी हुई, लेकिन शायद उम्मीद है ये की जाती है कि सबसे बड़ा स्तूप यही है। तो हो सकता है कि ये वही स्तूप होगा। स्तूप और भी यहाँ निर्मित हुए हैं, लेकिन एक स्तूप ऐसा है जो 84,000 स्तूपों में शामिल है। विंध्याचल की इन्हीं पहाड़ियों में करीब 100 स्तूप हैं। 25 तो दिखाई भी देते हैं। इतिहास के पन्नों में जिक्र आता है कि सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने भी कुछ स्तूप बनवाए थे। थोड़ा और पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो 5 स्तूप फिर मिल जाते हैं। यहाँ की हर एक पहाड़ी पर एक स्तूप आपको मिल जाएगा। कुछ जगह 3 से 4 स्तूप है, कुछ और है। जैसे ही हम थोड़े ऊपर चलते हैं तो फिर दूसरे अन्य स्तूप यहाँ देखने को मिलने लगते हैं। और आप देखिए धीरे धीरे कर कर जाने का रास्ता यही है पहाड़ियों से। थोड़ा दुर्गम होता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हम भी कहाँ, हम तो आपके लिए ही मेहनत करते हैं कि धरोहर के जरिए कुछ चीज़ें ऐसी जिनके बारे में आप जानते हैं, कुछ के बारे में हम जानते हैं। लेकिन जानने का मकसद यही है कि इन चीज़ों के बारे में समझें। जैसे आप देखिए, अब मैं जहाँ आया हूँ, ये स्तूप नंबर 5, 6, 7, 3 स्तूप यहाँ मौजूद है। यानी 3 स्तूप तो यहाँ बने हुए हैं। पहले 1 नंबर का स्तूप मैं आपको दिखा रहा था, तो 5, 6, 7 यहाँ नज़र आते हैं। पहाड़ियाँ जब झरने गिरते होंगे, बारिश का दौर रहता होगा, पतझड़ आता है तो ज़रूर कुछ पेड़ों पर आपको हरियाली दिख जाएंगी, हरे भरे पेड़ आपको दिख जाएंगे। लेकिन ये स्तूप जब बताते हैं कि अध्यात्म का केंद्र यहाँ रहा, तो उस दौर में जो भी भिक्षु यहाँ आते रहे होंगे या अशोक से जुड़े हुए लोग जब यहाँ पहुँचते होंगे, तो किस तरह वो इन स्थानों का इस्तेमाल करते होंगे। बड़ा कठिन हुआ होगा यहाँ आना, इनको खोजना। जंगल है, इस जंगल में कई तरह के आपको फूल मिल जाएंगे। कुछ ऐसी फलियाँ आप देखिए जो पेड़ से पहले फूल, फूल के बाद फलियों में वो अवतरित हो जाते हैं और धीरे धीरे कर कर उनका बीज वहीं गिरता है, जिससे पहाड़ियाँ चलती रहती। बहुत मनोरम दृश्य है, बहुत सुंदर है। धूप का वक्त है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है, मार्च का महीना, तो उस तरह का माहौल यहाँ दिखाई देता है। बहुत सुंदर है, इतना आनंद आ रहा है कि बस चलते रहिए और आप भी चलते रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। स्तूप के साथ साथ यहाँ भिक्षुओं की गुफाएं भी हैं और इनमें ही अशोक के 2 शिलालेख भी हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके साथ यहाँ की देख रेख करने वाले जियालाल इसके बारे में बताते हैं। सारू मारू जब हम पहुंचते हैं तो पहले हमें कुछ स्तूप मिलते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ पहला जो हमारा सामना होता है वो होता है अशोक के शिलालेख से। इस शिलालेख में अशोक ने अपने आने जाने का जिक्र भी किया है, इस स्थान का जिक्र भी किया। आप ये देखिए, ये वो पूरा शिलालेख है। देखिए आप यहाँ, ये पूरा इस पर लिखा हुआ बाकायदा वो इबारत जो लिखी हुई है उसी समय की पाली भाषा में ये लिखा हुआ है, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में होता है।
और जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ भी कुछ इबारतें लिखी हुई, लेकिन इसकी अपनी कहानी है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या लिखा है ये भी मैं समझता हूँ। मेरे साथ जियालाल जी यहाँ लगातार बने हुए हैं। जियालाल जी, क्या है इस क्षेत्र का पूरा बताइए, सारू मारू क्या थे? सारू मारू सर ये बौद्ध मोंग थे। ये बौद्ध गया से है, गौतम बुद्ध के अति प्रिय शिष्य माने जाते थे। जी। सारू मारू जो है गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कहे जाते थे। 8 या 10 12 शिष्य थे उनके, अंगुलिक महाराज, ऐसे कई सारे लोग, कई शिष्य हैं उनके, लेकिन सारू मारू भी गौतम बुद्ध के शिष्यों में गिनती होती है। और ये बोध गया से आए हुए थे। इनका वास्तविक नाम था सारिपुत्र महामौदलयान। ये बौद्ध भिक्खु थे, यहाँ तपस्यारत थे। अशोक सम्राट जब भारत भ्रमण पर निकले थे और ईश्वर की खोज में आए, तो यहाँ वो आए पहली बार जब राजा राजकुमार मध्य देश मध्य श्रावण मास में आए थे। वो श्रावण मास में आए थे वो यहाँ पे। उसके बाद में उनके द्वारा जो 84,000 जो स्तूपों का निर्माण किया, उसमें कोई एक स्तूप का यहाँ भी जिक्र होता है जो बड़ा है, अपना 1 नंबर बोलते हैं हम उसको, सबसे बड़ा। बाकी ये मनोती केंद्र में तब्दील हो गए। हाँ, मनोती केंद्र मतलब यहाँ जिन जिन की ख्वाहिश इच्छाएं पूरी हुई है, उन लोगों के द्वारा यह स्तूपों का निर्माण ज़्यादा किया गया। शिलालेख में क्या लिखा? शिलालेख में ये लिखा गया है, राजकुमार मध्य प्रदेश श्रावण मास का आने का लिखा हुआ है उनका, ऊपर वाले का। और नीचे वाले का, जी। ये नीचे का है जो शिलालेख है, इसमें ये अनुवाद है। देवों ने जब मनुष्यों से घुलना मिलना शुरू कर दिया, ये न केवल उच्च वर्ग में हुआ बल्कि निचले स्तर के तबके में भी हुआ। जिसका उद्देश्य के लिए घोषणा की गई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, इसमें इसे समाप्त किया जाए। ऊंच नीच जो वर्ग दिया था उसको समाप्त किया जाए, उसकी घोषणा की गई है वाले शिलालेख। गुफाओं के सामने ही इमली का बड़ा पेड़ है, जिसकी फैली शाखाओं को देखकर प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और दूसरी तरफ है पहाड़ियों पर उकेरे भित्ति चित्र, जिन्हें देखकर समझ में आ जाता है शायद इनका इस्तेमाल शिष्यों को पढ़ाने के लिए किया जाता था। चलते चलते मैं अब वहाँ पहुँच गया हूँ, थोड़ा पहाड़ियों के ऊपर है। तरह तरह की आवाज़ें यहाँ गूंजती रहती है, चिड़ियों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, लेकिन उसी आवाज़ के बीच में गौरैयों की आवाज़, और उसी आवाज़ के बीच में मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जो बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा स्थली रही। कहते हैं एक बड़ा सा प्रांगण यहाँ बना हुआ था। प्रांगण का मतलब मैदान बना हुआ था, लेकिन ये देखिए पूरा चबूतरा जिसे कहा जाएगा, लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस क्षेत्र को देखने वाले जियालाल जी मेरे साथ है। जियालाल जी, ये क्या है, पूरा बताइए इसके बारे में। ये बौद्ध भिक्खु के जो बच्चे रहते थे पढ़ने के लिए, ये उनको यहाँ शिक्षा दी जाती थी। जैसे मान लो यहाँ बैठ गई, देखो अलग ही टीला बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे पहले अपने प्राचीन काल में देखते हैं अपन, जैसे गुरुकुल वगैरह रहते थे, ऐसे ही ये गुरुकुल था उन बौद्ध भिक्खुओं का। तो ऐसे यहाँ गुरुजी बैठ गए, बच्चे लोग यहाँ बैठ गए, पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा केंद्र के लिए है। कितने लोग यहाँ शिक्षा पाते थे? अब उस दौर का जानकारी नहीं, लेकिन ये है कि इसको अधिकतर हमारे आर्कोलॉजिकल वाले ये बताते हैं कि ये उस समय में सुरक्षा केंद्र ही था। ये शिक्षा केंद्र जी। अशोक कितनी बार आए? अशोक 2 बार आए हैं यहाँ। हाँ। तो पहली बार तो जब आए थे, जब राजकुमारी थे वो, शादी भी नहीं हुई थी। राजकुमार मध्य प्रदेश के नाम से उनने जो शिलालेख ऊपर दिया फर्स्ट वाला वो, और दूसरा ये नीचे वाला शिलालेख है जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अभी भारत भ्रमण निकले थे, जब आए थे यहाँ। कितने स्तूप है यहाँ पे टोटल 100 के स्तूप है समझ। अभी 15 बने हैं टोटल। 15 दिखते हैं? हाँ, 15 कंप्लीट है अपने पास, बाकी नहीं। बाकी क्षतिग्रस्त पड़े हुए। ये तीर चला रहा है, ये शब्द चित्र के आधार पर शिक्षा दी जा रही है कि ये शिकार खेल रहा है, ये धनुष चला रहा है, ये मार रहा है। हाँ। चित्रावली पढ़ाई है। धनुष दिखाइए। ये देखिए, ये धनुष है। हाँ, और ये व्यक्ति है चला रहा है, ये हिरण है ये। हाँ, मतलब हिरण को मारा जी। तो कितनी आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे कर उस दौर की जो भी स्याही रही होगी या जिससे ये लिखे जाते रहेंगे, जो पेंटिंग रही होगी, वो आज भी दिखती है। यहाँ धनुष से चल रहा है और सामने की तरफ एक हिरण भाग रहा है। मतलब यह है कि
धनुष के जरिए हिरण मारने की बात कही गई है, तो मतलब ये नहीं कि मारा गया होगा। और नीचे की तरफ आप देखते हैं, इनको क्या कहेंगे? ये भी दिख रहे हैं कुछ। ये भी आक्रमण कर रहे हैं, ये क्षेत्रों, ये कुछ जीवों के ऊपर यहाँ जीव है ये। हाँ हाँ। मौसम बदल रहा है, जिसका असर जंगलों में भी है। यानी पतझड़ के कारण ऐसा लगता है मानो पेड़ सारे पत्ते उतार चुके हों। लेकिन पेड़ पौधे अपनी प्राकृतिक सुंदरता कहाँ छोड़ते हैं, और इसलिए पतझड़ के बीच भी कुछ पेड़ों में अलग तरह के फूल खिले हैं, और कुछ पेड़ों ने अपनी शाखाओं से बड़े बड़े पत्थरों को जकड़ रखा है। मेरे को आप देखते रहते होंगे, कई बार बारिश के मौसम में मैं इन्हीं पहाड़ियों पर आता हूँ तो चीज़ें कुछ अलग होती है, हरियाली होती है। एक तरह से कहा जाए तो जो पेड़ होते हैं उनकी खूबसूरती कुछ अलग होती है, लेकिन खूबसूरती कभी कम नहीं होती। नैसर्गिक तौर पर पहाड़ियों पर जब आप पहाड़ियों पर पहुँचते हैं तो प्रकृति ने ज़रूर अब बदला है, क्योंकि ये पतझड़ का मौसम है, लेकिन आप देखिए कि कितना खूबसूरत है। पेड़ अपनी खूबसूरती कहाँ छोड़ने वाले हैं, पत्थरों के बीच से कितना खूबसूरत तरीके से पेड़ों की जड़ें निकली। ऐसा लगता है कि कितना सुंदर इसको बना दिया गया होगा। बहुत खूबसूरत इन्हीं पहाड़ियों से थोड़ा सा आप दूसरी तरफ घुमाएंगे तो आपको एक रेड कलर का, लाल सा कलर का पेड़ दिख जाएगा। वो इतना सुंदर लग रहा है जैसे पेड़ को यहाँ लगा दिया गया हो, चमकता हुआ पेड़। एक वो पेड़ था जो मैंने आपको दिखाया है, एक ये है। ये सब हमारी धरोहर है। ये प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि बस थोड़ा घरों से बाहर निकलिए, समझिए, आनंद लीजिए मौसम का। ये ज़रूरी नहीं कि बारिश के मौसम का ही आनंद लिया जा सकता है। ज़रा सूखे मौसम, पतझड़ के मौसम में भी तो आइए, क्योंकि पतझड़ के मौसम की अलग कहानियाँ हैं। ये जड़ें निकली हुई पहाड़ियों के बीच से आगे बढ़ती हुई, ऐसा लगता है जैसे सर्पाकार, सर्प के आकार की। अब ये जड़ को आप देखिएगा कि यहाँ से चली, इधर से घूमी, ये जड़ इधर से घूमी और यहाँ आ गई। कहते हैं कि जड़ें अपना स्थान नहीं छोड़ती है, वो कहीं भी जाकर कहीं से भी जगह बना लेती है। और फिर ये स्थान मुझे मिल जाता है बैठने के लिए। मुझे याद आते हैं वो भिक्षु जब यहाँ बैठते होंगे, अध्यात्म का ये केंद्र रहा होगा, ध्यान लगाते होंगे। ऐसी पहाड़ियाँ तो रही होंगी, क्योंकि तो हर एक पहाड़ी में कुछ ना कुछ छिपा है। कुछ हम जानते हैं, कुछ वो लोग जो इनको इतिहास के पन्नों पर छोड़कर चले गए, कुछ के बारे में वही जानते हैं। लेकिन बहुत अलग है, बहुत आनंददायक पल है। और ऐसा लगता है निकल आया करिए कभी कभी अपने घरों से बाहर। थोड़ी सी दूर तो चलना है, भोपाल से जब आप 20-25-30 किलोमीटर चलेंगे तो आपको सारू वारू मिल जाएगा। जैसे जैसे दोपहर बढ़ती है, सन्नाटा सा छा जाता है। पक्षियों की अलग तरह की आवाज़ें, जीव जंतुओं की सरसराहट का एक अलग ही एहसास होता है। धरोहर भी मुझे कहाँ कहाँ ले जाती है, और ऐसा लगता है कि खूबसूरत स्थान तो है ही, लेकिन रहस्यमय स्थान भी देखने को मिलते हैं। इतना रहस्य है आसपास से। देखिए, आप आवाजें सुन सकते हैं, ऐसी तमाम आवाजें जंगल की सुनाई देती है। और दूसरी तरफ मुझे देखकर ये लगता है कि प्रकृति बहुत अलग है, अपने आप सब कुछ दे देती है। हम अपने रहने के लिए छत बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो छत अपने आप बन गई। या यूँ कहा जाए कि जिन लोगों ने इस स्थान को खोजा होगा, जो भिक्षु यहाँ पहुँचे होंगे। अशोक कहते हैं विदिशा में रहते रहते कई बार यहाँ, करीब 5 से ज़्यादा बार यहाँ पहुँचे हैं। तो ये देखिए आप, कितनी सुंदर छत है, और इसको आप पूरे दूर तक देखेंगे। यहाँ से मेरे सहयोगी असनी जब इस कैमरे को घुमाएंगे तो उस तरफ आप देखेंगे तो कितना लंबी ये छत है। ऐसा लगता है कि यहाँ जब लोग रहते होंगे तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, बल्कि प्रकृति भी शायद इंतज़ार कर रही होगी, कोई आएगा मेरे नीचे बैठेगा। और कितनी अलग ये हमारी धरोहरें हैं, इनको कितना सुंदर बनाया जा सकता है। हम बढ़ते जाते हैं और हमें फिर मिल जाती हैं भिक्षुओं की बड़ी गुफाएं। शायद इस मनोरम शांत प्रिय वातावरण को इसलिए चुना जाता हो कि यहाँ शांति है, और विशालकाय पहाड़ियों पर कई वित्तीय चित्र जिन्हें बड़ी सोच समझ के बनाया गया होगा। कहते हैं दूर दूर से आने वाले भिक्षु इन्हीं पहाड़ियों में रुका करते थे, ध्यानस्थ हुआ करते थे। गुफा आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, पूरी गुफा है। हालांकि अब वो भीतर से बंद कर दिया गया, लेकिन ये गुफा रहस्यमय ही है। इस गुफा में कई रहस्य भी छिपे होंगे। कहा यह जाता है कि जब सारू मारू से ये गुफा देलावाड़ी का जो किला रहा है वहां तक ये जाती है, ऐसी किंवदंती है, कहा गया है। इतिहास के पन्नों में भी कहीं कहीं जिक्र इसका मिलता है।
लेकिन और क्या रहा है गुफा, लेकिन गुफा को आप देख सकते हैं, पूरा गुफा का आकार आपको दिख सकता है। यहाँ से लोग भीतर जाते होंगे, फिर कितनी दूर जाकर। तो मैं सोचता हूँ कि उस दौर में कितने अलग लोग रहे, पहाड़ियों के बीच में जब लोग आना जाना भी नहीं कर सकते थे, तब गुफाएं बन जाया करती थी। क्या इस गुफा के बारे में क्या कहते हैं? ये तो सारू मारू गुफा है। अब ये देखो, ये चीज़ तो क्या है, कई राजाओं ने यूज़ किया है इसको। ये गोंडवाना क्षेत्र है। गिन्नौरगढ़ का किला गोंडवाना राजाओं का है। अब कुछ लोग ये कहानी दर्शाते हैं कि यहाँ से कमलापति रानी सीधी जाती थी, ये कहानी भी। लेकिन हम ये चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन हम हाँ इतना जरूर कहते हैं हमारे विभाग के लोग कि ये जरूर सुरंग है, ये खुफिया रास्ता है। आने वाले आज से 4-5 हज़ार साल पहले ये खुफिया रास्ता रहा होगा राजाओं का, और पहले के राजा खुफिया रास्ते से ज़्यादा चलते थे। ये चीज़ें हमारा विभाग ही मानता है इस चीज़ को। तो अशोक भी गए होंगे क्या इससे? अशोक भी गए होंगे। अच्छा, ये एक चीज और यहाँ देखिएगा कि यहाँ ये कई चित्र ऐसे बने धीरे धीरे कर कर। अब भित्ति चित्र यहाँ जो बने थे, शैल चित्र जिन्हें कहा जाता, ये देखिए ये यहाँ भी अभी बने, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्षीण होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। वजह यह है कि लोगों का आना जाना खूब रहा। और ये पेंटिंग है तो कम से कम 10 से 12 हज़ार साल पुरानी है। क्या बना है इनमें? ये कहा ना आपसे, ये शिक्षा केंद्र रहा, ये ज्ञान केंद्र है। पहले चित्रावली पढ़ाई चलती थी, चित्रों के द्वारा पढ़ाया जाता था। आज अपन शब्दावली पढ़ रहे हैं। उस समय जो भी गुरु स्कूल वगैरह गुरुकुल विद्यालय थे, ये चित्रों के द्वारा पढ़ाई होती थी। चित्रों से उनको दर्शाया गया है। ये देखो, ये भाला चला रहा है, ये जानवर है, इधर देखो यहाँ कहीं है। जी। तो वो ये कह रहा है कि मैं इसको मारूंगा, तो उसको कैसे दर्शाएंगे? तो वो मार के बता रहा कि मैं ऐसा इसको समझूंगा। शारूमालू के बारे में ये बात भी स्पष्ट होती है कि ये शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा होगा। सम्राट अशोक के यहाँ 2 बार आने के संकेत मिलते हैं। हजारों वर्ष पूर्व इस स्थान पर भिक्षुओं ने लंबा वक्त बिताया होगा। जंगल के बीच पहाड़ी पर बड़े बड़े चबूतरे इस बात की गवाही देते हैं। जानकार बताते हैं इन पर अध्ययन किया जाता था। पुरातत्व विभाग यहाँ अभी अपनी खोज में लगा है। कहा यह जाता है कि अशोक का जो शिलालेख है उसके नीचे कुछ ऐसी इबारत और मिली है, एक आध टुकड़े, जिसके कारण यहाँ खुदाई भी की जा रही है। आप देखिए पूरा क्षेत्र जब यहाँ देखेंगे तो बाकायदा रस्सी लगी हुई है। इसका मतलब ये कि खुदाई करने का जो तरीका होता है पुरातत्व विभाग का, वो भी चल रहा है। यानी कुछ ऐसे रहस्य जरूर होंगे जो इस जमीन के नीचे दबे होंगे, तो उनको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र को आप यहाँ से लेके बाहर तक देखेंगे तो देखिए पूरे क्षेत्र में इतना लंबा जो रस्सियाँ बांधी गई है, धागे बांधे गए हैं, ये वो क्षेत्र है जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिसमें कुछ और लेख, कुछ शिलालेख मिल सकते हैं, कुछ कॉइन, सिक्के वगैरह भी यहाँ मिले, ऐसा कहा जाता है। मेरे साथ जियालाल जी लगातार बने हुए। जियालाल जी, क्या कहा जा रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ? ये काम चल रहा है यहाँ। बारिश के पीरियड में हमको साफ़ सफाई करते टाइम यहाँ कुछ पुराने सिक्के टाइप मिले थे। उसी के आधार पर ये सफाई खुदाई चल रही है अपने यहाँ। तो क्या उम्मीद है? अब अभी तो ये 2-3 गड्ढे खोदे हैं, इसमें 2-1 सिक्के निकले हैं, और बाकी पुराने बीड़ वगैरह मिले हुए हैं। हम किसी किले में जाएं, जंगल में जाएं या किसी पुराने स्थल पर, ये सब रहस्य से भरे होते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी धरोहर का खजाना दबा पड़ा है। एक गुफा तो ऐसी है जिसके नजदीक पहुंचते ही एकदम ठंडी हवा का सुखद एहसास होता है। हालांकि अब ये बंद हो गई है, लेकिन इसके बारे में अलग अलग बातें सामने आती हैं। यहाँ एक रहस्यमयी गुफा भी है, इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। और जैसे ही मैं इसकी अंदर की तरफ घुसने का प्रयास कर रहा हूँ तो इतनी ठंडी हवा मुझे लग रही है जैसे दूर तक ये कई किलोमीटर निकली होगी। हालांकि कहते हैं कि 85 के आसपास इस गुफा को बंद कर दिया गया है, पर देखिए गुफा के चित्र अभी भी कुछ दिखते हैं। गुफा के भीतर जब हम पहुँचते हैं, ये पूरी गुफा है, ये देखिए भीतर तक यदि असली दूर दिखाएंगे तो आप देखिए दूर तक आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी लंबी गुफा दिखाइएगा असली। ये यहाँ से लेके दूर तक कैमरा घुमाइए और दिखाइएगा कि वो देखिए आप कितना भीतर तक ये दिखाई देती है। ये लंबी गुफा है। कहते हैं यहाँ रहस्य, कई बार खुदाई करने भी लोग आते हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ मिल जाएगा, जैसे अमूमन किले के भीतर लोग खुदाई करते हैं। और जंगली जानवरों का आना जाना भी खूब यहाँ से हुआ करता था। तो धीरे धीरे कर कर प्रशासन ने इस गुफा को
बंद कर दिया, लेकिन अभी भी गुफा के भीतर आने जाने का रास्ता होगा, क्योंकि मैं यहाँ ठंडक किसी एसी से कम महसूस नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर एसी लगा हुआ है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। इस समय दोपहर का वक्त है, दोपहर के 2 ढाई बज चुके हैं, लेकिन अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ चल रही है। अब ठंडी हवा इतने पहाड़ियों के बीच से कैसे आ रही होगी, कैसे इसका निर्माण किया गया होगा। और ये देखिए, ये जियालाल जी, यहाँ ठंडी हवा भी समझ आ रही है। हाँ, ये क्या है, ये पोला है पूरा पहाड़, ये देखो पूरा ऐसा अंदर, ये कहीं से भी ये इसका हवा रास्ता है ये पूरा। जब तो उधर से हवा आ रही है, ये ठंडा यहाँ अपन को महसूस हो रहा है। क्या होता था इस रास्ते से? अब ये तो ये अनका जी, अब देखो अपने कहानी के आधार पे किदवंती जो है कि लोग कहते हैं कि ये गिन्नौरगढ़ किले पे जाकर रास्ता निकली हुई है, लीलाबाड़ी पे। हो सकता है उस समय राजाओं के महाराजाओं की खुफिया रास्ता हो। विंध्याचल में ऐसी कई विरासतें हैं जिन्हें और सजोने और संवारने की जरूरत है। पुरालेख विभाग यहाँ समय समय पर खुदाई करता रहता है, जिसमें सिक्के और कुछ सामान मिलते रहते हैं। हो सकता है भविष्य में कई और धरोहरों का यहाँ पर खुलासा हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। क्या यही रूप रहा होगा जब भिक्षु यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे, जब भिक्षु यहाँ आकर अध्यात्म को प्राप्त करते थे? कई किंवदंतियाँ इस पूरी धरोहर के पीछे, और मेरी पूरी यात्रा भी बड़ी अलग है। मुझे अलग तरह का एहसास हुआ। मुझे मेरे सहयोगी अश्विनी के साथ कुछ रहस्यमय चीज़ें दिखी, और लगता है कि कितनी ऐसी धरोहर है जो हमारे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में भरी पड़ी है। और भिक्षुओं का तो ये आने जाने का क्षेत्र भी रहा है। उज्जैन से लेकर जिक्र होता है विदिशा तक, और इस बीच में ये जो सारू मारू का स्थान कहा जाता है, ये भी उसी तरह का। कभी आपको मौका मिले, सलकनपुर आप आए या इस तरफ से गुजरें, तो आपको पता ही नहीं है कि धरोहर से पटी पड़ी है हमारी ये भूमि। तो बहुत अलग स्थान है, और मेरी यात्रा में भी मुझे आनंद आ गया। कुछ आनंद इसलिए आया कि कुछ मंत्र बोलने का मौका मिला, कुछ आनंद इसलिए मिला कि मैं समझ पाया कि हमारी धरोहर कितनी अमूल्य है। तो आज मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिएगा बंसलीज पर। फिर मुलाकात होगी मेरे सहयोगी अश्विनी और जीतू के साथ। नमस्कार।